नमस्कार दोस्तों, में जो ये पीडीएफ आप लोग देख रहे हैं इसमें से हम लोग सभी क्वेश्चन देखेंगे। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है, टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ और बीपीएससी के लिए सबसे ये महत्वपूर्ण वो है। तो हम अपने चैनल पर इस क्वेश्चन का कराने जा रहे हैं, तो आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो सभी है पर यहाँ पर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग देखेंगे और उसको एक एक नज़र से देखते जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर शुरू से अंत की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्या 60 पेज है ये, और 60 पेज से हम लोग ये सभी महत्वपूर्ण देखेंगे, ठीक है ना। 60 पेज आ रहे हैं। एक मिनट हम 60 पेज पहले पेज पर आ गए, ठीक है। हम लोग यहाँ से क्वेश्चन सभी ये देख सकते हैं। ये साहित्य से संबंधित परिभाषित जो शब्दावली उनके बारे में देखेंगे। साहित्य इतिहास लेखन की पंक्तियाँ, प्रमुख इतिहास ग्रंथ, आद्यकाल 5 नंबर, भक्ति काल 6 नंबर, रीतिकाल 7 नंबर, आधुनिक काल जिसको हम पूर्व पीठिका भी कहते हैं, और भरतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छाया युग और छायोत्तर हिंदी कविता, हलावाद व राष्ट्रीय संस्कृति काव्यधारा, प्रगतिवादी, प्रयोजनवादी, नई कविता, नकेलवाद और दलित कविता। और यहाँ पर समकालीन कौन से कवि किसके समकालीन हैं, और हिंदी की लंबी कविताएं वे उनकी रचना, और हिंदी साहित्य की विविध और प्रमुख रचना, साहित्य इतिहास उपन्यास, ये सब हम पत्रकारिता, ये सभी शुरू से अंत तक देखेंगे। तो चलिए बस मोस्ट इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं, बाकी से यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट सिर्फ देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो महाकाव्य देखिए, यहाँ पर महाकाव्य वाला सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे महाकाव्य पद्मावत पूछ लेता है, पद्मावत, साकेत, प्रियप्रवासा, कामायनी, या रामचरितमानस, ये क्या है, ये महाकाव्य है। ये पद्मावत, साकेत, प्रियप्रवास, कामायनी ये महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। महाकाव्य में 8 कांड, कम से कम 8 कांड होना चाहिए, पर एक अपवाद हम लोग को देखने को मिलता है रामचरितमानस में। यहाँ पर आप बता दें कि जो कामायनी में 15 सर्ग है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए, कामायनी में 15 सर्ग है। कितना सर्ग है, तो 15 सर्ग है, ठीक है ना। सर्गों की संख्या कितने है, कामायनी में 15 सर्ग है। साकेत में यहाँ पर 12 सर्ग है, और पद्मावत में ये 57 खंड है, और इसमें भी मालूम नहीं है कि इसमें भी 57 कुछ, ये वाला मालूम नहीं है, ये वाला है, ये वाला मालूम नहीं है। तो यहाँ पर ये जानिए कि साकेत में 12 है और कामायनी में 15 सर्ग है, ठीक है ना। ये इतना याद रहे। 7 कांड होता है रामचरितमानस में। उसके बाद से थोड़ा इसको बड़ा कर देंगे तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सके जो खंड काव्य है ना, यहाँ पर देखिए खंड काव्य जैसे सुदामा चरित्र, ये खंड काव्य के अंतर्गत पथिक, ये खंड काव्य, और गंगा अवतरण और नहुप, ये सभी रचनाएं जितने हैं ना, ये खंड काव्य के अंतर्गत आता है। सुदामा चरित्र ये खंड काव्य के अंतर्गत आता है, और पथिक ये भी खंड काव्य का, और गंगा अवतरण और नहुप ये सभी रचनाएं खंड काव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे आख्यानक गीतिया। तो यहाँ पर आख्यानक गीतिया के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए झांसी की रानी, ये क्या है, आख्यानक गीतिया है, और रंग में भंग ये भी आख्यानक गीतिया है। तो हिंदी के प्रमुख आख्यानक गीतिया इस प्रकार है, ठीक है ना। तो ये उसके बाद से यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सब महाकाव्य के बारे में लिखा गया है। ये सब महाकाव्य के बारे में लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर मुक्तक काव्य 2 प्रकार के होता है, एक पाठ्य मुक्तक काव्य और गेय मुक्तक काव्य। और यहाँ पर इसमें विचार तर्क वितर्क की प्रधानता दिया जाता है पाठ्य मुक्तक में। जैसे पूछ लेता है ना कि पाठ्य मुक्तक काव्य में कौन कौन से कवि आते हैं, तो ये बिहारी, रहीम, देव, ये सभी किस में आते हैं, तो ये मुक्तक पाठ में आते हैं, ठीक है ना। तो बिहारी, रहीम और देव ये नाम याद रखिएगा।
और गे पद होता है जिसको हम गा सकते हैं, जैसे मीराबाई के पद को हम गा सकते हैं, तुलसीदास के पद को गा सकते हैं और कबीर के पद को गा सकते हैं। ये गे मुक्त काव्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। ये सब यहाँ पर देख सकते हैं कि छंद के सद्भाव और अभाव के आधार पर 3 बराबर भागों में बांटा गया है, एक गद्य काव्य, एक पद काव्य। तो ये गद्य काव्य जैसे इसमें ये क्या होता है, इसमें जो गद्य काव्य में ये छंद नहीं रहता है। इसमें क्या होता है, गद्य वाले में क्या होता है, ये छंद नहीं रहता है, जबकि पद वाले में छंदबद्ध रचनाएं होती है। इसमें नहीं रहता है और इसमें रहता है। किसमें, ये पद वाले में रहता है और गद्य वाला में नहीं रहता है। तो ये इतना याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला। उसके बाद से इधर हो जाएगा, इधर हम लोग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट देखेंगे। चंपू काव्य ऐसा होता है जिसमें दोनों भाषाओं में रचना किया जाता है, उसको चंपू काव्य कहते हैं। ये यहाँ पर एक बात तो समझिए, यहाँ पर क्या दे रहा है। यहाँ पर जो दे रहा है ना, यहाँ पर देखिए पद, यहाँ पर दे रहा है कि पद काव्य छंद रचना, यहाँ पर देख सकते हैं सब क्या दिखाना चाहते हैं। ये चंपू काव्य जो है ना, यहाँ पर जो गद्य और पद मिश्रित रचनाएं होती है वो चंपू काव्य का अंतर्गत। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा और रोड़ा कवि की राउरवेल, ये चंपू काव्य का अंतर्गत आता है। तो ये मैथिली शरण गुप्त की जो ये यशोधरा है ना, ये चंपू काव्य के अंतर्गत आता है। और रोड़ा कवि है ना, ये राउरवेल से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद से कह रहे हैं यहाँ पर इतिहास से संबंधित रचनाएं हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपराओं का प्रारंभ 19वीं सदी में कारसादस तासी द्वारा कृत इस्तबार द ला लिटरेतुर ये हिंदुस्तानी से माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपराओं का प्रारंभ, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपराओं का प्रारंभ 19वीं सदी में कारसादस तासी और ये फ्रेंच भाषा, कारसादस तासी ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसमें 500 से अधिक कवियों का वर्णन हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है ना। ये जो इस्तबार द ला लिटरेतुर लिखा गया है, ये वर्णानुसार लिखा गया है। तो ये कह रहे हैं हिंदी साहित्य के लेखन ये वर्णानुसार। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 4 प्रमुख पद्धतियाँ प्रमुख है। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति, जैसे रचनाओं का वर्ण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम में दिया गया है। और उसके बाद से हम कारसादस तासी, शिव सिंह शंकर ने इनका प्रयोग किया है। और इसका यहाँ पर देख सकते हैं कारसादस तासी और शिव शंकर ने इनका प्रयोग किया है। ठीक है ना। तो उसके बाद से किनका प्रयोग किया है, तो कारसादस तासी और शिव शंकर ने इसका प्रयोग किया है। कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग ये कारसादस तासी और शिव शंकर ने इनका प्रयोग किया। इन रचनाओं का विवरण उनके ये काल और समय के अनुरूप देखने को मिलता है। और कह रहा है कि चार्ल्स ग्रियर्सन और मिश्र बंधु, तो वो कारसादस तासी थे। ठीक है ना। यहाँ पर चार्ल्स ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है। इनमें लेखन और निरपेक्ष और तटस्थ रहकर तथा संकलन पर इसे क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कारसादस तासी और मिश्र बंधु इनका प्रयोग वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किए हैं, ये समझिएगा। जो कारसादस तासी, ये चार्ल्स ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कारसादस तासी और शिव शंकर कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। ठीक है ना। तो कालानुक्रम, यहाँ पर चार्ल्स ग्रियर्सन मिश्र बंधु हो गया वैज्ञानिक पद्धति। गणपति चंद्रगुप्त ने इनका प्रयोग किया है कि इन्होंने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। कौन, ये गणपति चंद्रगुप्त ने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग। इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए सबसे अधिक जाति परंपराओं और राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण एवं समसामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विशेषण अवश्य है। और इनका स्थापना फ्रेंच विद्वान टेन ने किया है। ये इनका स्थापना कह रहा है कि इनकी स्थापना फ्रेंच विद्वान
तीन ने किया है। तो किनका स्थापना फ्रेंच विद्वान तीन ने किया है उसको देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि नारीवादी पद्धति हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजन ने लिखा है। नारी इतिहास से संबंधित देख लेंगे तो कह रहा है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तो आधा इतिहास किसने लिखा है? तो सुमन राजे ने लिखा है। अपने इतिहास में इन्होंने लिखा है कि अब तक का इतिहास पुरुषों का इतिहास है, इन्होंने अपनों लिखा है। तो अब तक का इतिहास ये पुरुषों का इतिहास है, ये सुमन राजे ने लिखा है। नारीवादी पद्धति से संबंधित है। और इन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? तो सुमन राजे। तो आधा से भी लोग, आधा राजपाट हो तो उससे भी लोग राज करते हैं। तो इसको याद करने का यही माने कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, अगर आपके पास आधा भी राजपाट है ना तो आप राज करेंगे। तो सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखे हैं, ठीक है ना। उसके बाद से इनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है, जैसे में समाज शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग रूढ़वादी और संरचनावादी, और यहाँ पर उत्तर संरचनावादी और उसके बाद से उत्तर आधुनिकता का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये पंक्तियाँ किसके बारे में कहा गया है। ये कह रहा है कि यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले देखिए, कह रहा है कि हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल जी ने इन पद्धति का प्रयोग किया है। इनके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंगाती ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। कह रहा है कि साहित्य इतिहास और साहित्य इतिहास दर्शन में अंतर। कह रहा है कि साहित्य इतिहास में साहित्य की परंपराओं का और जबकि साहित्य दर्शन में साहित्य इतिहास लेखन और उनकी परंपराओं का अध्ययन किया है। साहित्य इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा से संबंधित है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ है, ये दर्शन किससे संबंधित है? तो नलिन विलोचन शर्मा से संबंधित है। तो साहित्य इतिहास दर्शन ये नलिन विलोचन शर्मा से संबंधित है। और साहित्य कह रहा है कि इतिहास और साहित्य दृष्टि ये मैनेजर पांडे से संबंधित है। तो यहाँ पर ये दर्शन किससे संबंधित हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा से संबंधित हो जाएगा। इतिहास और साहित्यिक दर्शन ये मैनेजर पांडे से संबंधित है। शुक्ला यहाँ पर कह रहा है कि शुक्ल जी, यहाँ पर शुक्ल जी ने शिव सिंह सरोज को कवि वृत्त संग्रह मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा कवि वृत्त संग्रह और मिश्र बंधु विनोद को बहुत बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जिसको मॉडर्न वर्नाकुलर, ये यहाँ पर शुक्ल जी ने शिव सिंह सरोज को कवि वृत्त संग्रह कहा है। तो यहाँ पर इसको क्या करें? यहाँ शुक्ला जी ने शिव सिंह सरोज को कवि वृत्त संग्रह और मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा कवि वृत्त संग्रह और मिश्र बंधु विनोद को बड़ा कवि, माने कि इन्होंने जो मॉडर्न वर्नाकुलर है, मिश्र बंधु विनोद है और शिव सिंह सरोज को इन्होंने कवि, यहाँ पर कवि वृत्त संग्रह का से संबोधित किया है। और इधर आप देख लेंगे यहाँ पर प्रमुख ग्रंथ है। यहाँ पर इस्तवार द लिटरेचर जो गारसा द तासी है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इस्तवार पूछ रहा है ना, तब दिया है ना, तो ये तासी हो जाएंगे, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तासी हो जाएंगे। और यहाँ पर वह दिया गया है ना, तो ये वर्णानुक्रम में लिखा गया है, ठीक है ना। और उसके बाद से इसका प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग 1848 में, और इसका द्वितीय भाग और दूसरा का संस्करण 3 खंडों में था, जो कब प्रकाशित हुआ था? तो 1871 में प्रकाशित हुआ। कह रहा है कि इस्तवार द लिटरेचर ये हो गया। उसके बाद से यहाँ पर हम ख़त्म हो गया, तो इसे इधर चलेंगे हम लोग, इधर आइए, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि कुल कवि कितने हैं? तो 338 कवि हैं मॉडर्न वर्नाकुलर में, ठीक है ना। तो इसमें तो कुल कवि कितने हैं? तो ये 338 कवि है और 72 इनमें से कितने हैं? ये 72 इनमें से हिंदी के कवि हैं। और ये भाषा फ्रेंच भाषा, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर की भाषा ये फ्रेंच भाषा में, जिसका प्रकाशन स्थल पेरिस से संबंधित है। इस प्रकार इसके कुल 5 भाग 2 संस्करण में प्रकाशित हुआ। इसका कुल भाग ये कुल 5 भाग
और 2 संस्करणों में प्रकाशित हुआ। दूसरा संस्करण जब प्रकाशित हुआ था तो 1971 में देखो तो दूसरा भाग को प्रकाशित हुआ इसका दूसरा भाग जो 1871 में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग और दूसरा भाग ये संस्मरण है 1871। पहला भाग और दूसरा भाग 39 और 47 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद से हम लोग ये सब देख लिए थे। ये यहाँ पर हो गया था। यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि ये देखिए कह रहा है कि इस ग्रंथ में प्रथम कवि अंगद, ये इसमें प्रथम कवि जो मॉडर्न वर्नाकुलर के पूछ देगा कि प्रथम कवि कौन है तो अंगद है। और अंतिम कवि किसको माना गया है तो हेमंत पंत को माना गया है। इस ग्रंथ में प्रथम कवि ये अंगद को माना गया है और अंतिम किसको हेमंत पंत को माना गया है। नलिन बिलोचन शर्मा ने गारसा दत्तासी को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखन माना है। तो यहाँ पर देखिए नलिन बिलोचन शर्मा क्या मानते हैं, ये गारसा दत्तासी ने जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर लिखा था उसको हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक माना जाता है। ठीक है ना। तो गारसा दत्तासी को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक माना जाता है। गारसा दत्तासी को याद रखिएगा, ये गारसा दत्तासी को हिंदी यहाँ पर है ना हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक माना जाता है। और यहाँ पर जो लक्ष्मी सागर भट्ट से जो दिया गया है ना, यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कह रहा है कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर भट्ट से ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 19 कब हुआ था 1952 ईस्वी में हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। तो कह रहा है कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर भट्ट से ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। तो उन्होंने 1952 में हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। ठीक है ना। यहाँ पर और यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं तज़किरा ई स्वराई ई हिंदी, तज़किरा ई स्वराई हिंदी जो 1848 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। तो इसको तज़किरा ई स्वराई को हम लोग याद करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं तज़किरा ई स्वराई हिंदी और जो इसका प्रकाशन वर्ष 1848 है और इसका अन्य नाम तबकास सुअरा है। ठीक है ना, कासुअरा है। तो उसके बाद से कह रहे हैं कि इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसके लेखक हो जाएंगे मौलवी करीमुद्दीन। तो कहने का मतलब है इसको याद किया कर कैसे करेंगे, तो तज़किरा ई स्वराई आ रहा है ना यहाँ पर स्वराई तो यहाँ पर तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर अरे क्रियावा तुम माने कि उसको बोला जाए करिया तुम स्वर हो गया, तो एक करिएवा स्वर है क्या भोजपुरी में इसको याद करेंगे, एक करिएवा स्वर है का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो स्वराई किससे संबंधित हो जाएगा, करीमुद्दीन से संबंधित हो जाएगा। और इसमें कुल कवि कितने हैं, तो 1004 कवि हैं और जिनमें से 62 कवि हिंदी के हैं। तो पूछ देगा कि जो तज़किरा ई स्वराई में हिंदी के कुल कितने कवि हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 62 कवि हैं और कुल कवि 1004 हैं। और इसका प्रकाशन ये दिल्ली कॉलेज में हुआ था। और उसके बाद से यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद से हम लोग ये देख लिए थे। उसके बाद से भाषा का भी संग्रह के बारे में हम लोग देखेंगे। तो भाषा का भी संग्रह क्या है, जो इसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ था। इसके लेखक महेश दत्त शुक्ल हैं। ठीक है ना। तो महेश दत्त माने कि प्रकाशन के बारे में भी हम लोग सुनते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इसका जो प्रकाशन हुआ था ये नवल किशोर प्रेस लखनऊ उत्तर प्रदेश से हुआ था। ये किसका प्रकाशन हुआ था, तो भाषा का भी संग्रह 1873 में। और कह रहा है कि यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधित ग्रंथ माना जाता है। तो ये हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ माना जाता है। और कह रहा है कि जबकि कुछ विद्वान शिव सिंह सरोज को मानते हैं। यहाँ पर देखिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कह रहे हैं कि यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्यिक ग्रंथ है। और ये
संबंधित ग्रंथ माना जाता है, जबकि कुछ विद्वान शिव सिंह सरोज को मानते हैं, ठीक है ना। पर इस किसको मानते हैं यार, इसको मानते हैं। यहाँ पर शिव सिंह सरोज के बारे में हम लोग कुछ देखेंगे क्वेश्चन। शिव सिंह सरोज, देखिए यहाँ पर शिव सिंह सरोज ये ग्रंथ का नाम है, और इनके लेखक हो जाएंगे शिव सिंह शंकर हो जाएंगे। पर ये जो शिव सिंह सरोज लिखा गया था ये 1883 ईस्वी में। कहने का मतलब है कि हम लोग पहला वर्ल्ड कप जीते थे उसके 100 साल पहले हम लोग क्या किए थे, 100 साल ना पहले, 1000 साल पहले, तो उससे पहले हम लोग जीते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्रकाशन कहाँ हुआ था, ये नवल किशोर प्रेस लखनऊ से इसका प्रकाशन हुआ था, और इसमें 1003 कवियों का विवरण हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। इसे काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है। इसे काल विभाजन और यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। मॉडर्न वर्नाकुलर नादर हिंदुस्तान 1888 में चार्ज ग्रियर्सन द्वारा ये लिखा गया। तो मर्डर करते हैं तो लोग गिर जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1888 में। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, पूर्व के मॉडर्न वर्नाकुलर का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। तो यहाँ पर पूछ सकता है कि ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है कि मॉडर्न वर्नाकुलर का प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 1888 में चार्ज ग्रियर्सन, और कह रहा है कि स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1889 में हुआ था, ये स्वतंत्र पुस्तक के रूप में। और यहाँ पर ये पोस्ट कह रहा है कि यह सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है। किसको, ये मॉडर्न वर्नाकुलर में सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ये देखिए कह रहा है कि इनमें पहली बार कवियों को कला अनुसार वर्गीकृत किया गया है, मॉडर्न वर्नाकुलर। यहाँ पर देख सकते हैं कि 11-12 अध्यायों में ये कुल विभक्त हैं। तो 11-12 अध्याय में विभक्त हैं। इनमें कुल 900 कितने हैं, 952 कवियों का विवरण है, जिनमें से ये 886 कवियों का विवरण शिव सिंह सरोज से लिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि इसका किशोरी लाल गुप्त ने, जो मॉडर्न वर्नाकुलर है, इसका किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1857 के नाम से हिंदी में अनुवाद किया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। किशोरी लाल गुप्त ने मॉडर्न वर्नाकुलर को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास का से इतने में 1957 में हिंदी में अनुवाद किया था। किशोरी लाल गुप्त ने मॉडर्न वर्नाकुलर को ये अनुवाद किए थे। यहाँ पर देखिए ये वाला कह रहा है कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। ये ग्रियर्सन है, ये कथन किसका है, तो ये बिलोचन शर्मा का है, नलिन बिलोचन शर्मा का है। ये हिंदी साहित्य के विधेयवादी हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के अग्रदम प्रवर्तक शुक्ल नहीं परंतु ये प्रत्युत ग्रियर्सन को माना जाता है। ये कथन किसका है, तो नलिन बिलोचन जी का ये कथन है। मिश्र बंधु से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर मिश्र बंधु जो है ना, इनका मिश्र बंधु विनोद, यहाँ पर मिश्र बंधु विनोद के बारे में देख लेंगे। इसका प्रथम 3 भाग 1913 में, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। और ये जो मिश्र बंधु विनोद कहाँ से प्रकाशित होता था, तो हिंदी कह रहे कि हिंदी ग्रंथ प्रशासन मंडली द्वारा प्रकाशित होता था। और इसके लेखक मिश्र बंधु भाई थे, ये तीनों लोग भाई थे। गणेश बिहारी मिश्र, सिंह बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई थे जो मिश्र बंधु यहाँ पर जो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ को लिखा है। और यहाँ पर आगे चलेंगे हम लोग, और यहाँ पर जो कुछ भी होगा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि
4,591 कवियों का विवरण इसमें देखने को मिलता है। लगभग 5,000 मान लिए जाते हैं। मिश्र बंधुओं ने 5,000 कवियों का विवरण लगभग में, पर एक्यूरेट पूछे तो 4,591 कवियों का विवरण। और संपूर्ण साहित्य के इतिहास को 05 कालों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर संपूर्ण है ना, ये संपूर्ण साहित्य के इतिहास में ये 5 कालों में विभक्त किया गया। हिंदी साहित्य का इतिहास 1939 ईस्वी में लिखा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया है। और इसके लेखक कौन है? ये हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 में लिखा गया है। इसके लेखक यह देख सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और यहाँ पर आगे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है कि यह ग्रंथ मूलतः नागरी पंचाली सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया। तो आचार्य हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया। इनमें लगभग 1,000 कवियों का परिचय होता है। और यहाँ पर जो पद्धति विधेयवादी पद्धति है उसमें, और शुक्ला जी ने अपभ्रंश को हिंदी साहित्य से अलग होने की पहली बार साहस दिखाया। कि ये हिंदी साहित्य से, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो शुक्ला जी ने अपभ्रंश को हिंदी साहित्य से अलग करने का पहली बार साहस दिखाया। तो पहली बार उन्होंने हिंदी साहित्य को अलग करने का साहस दिखाया। और 8 नंबर देखेंगे, हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास जो 1938 ईस्वी में राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया था। ठीक है ना। और यहाँ पर अधूरा इतिहास है, इसे आदिकाल और भक्ति काल 693 में 1693 ईस्वी तक है। यह अधूरा उपन्यास माना जाता है। यह हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो राम कुमार वर्मा का है। और एक कह रहा है कि 7 प्रकरण विभक्त है। राम कुमार वर्मा ने ज्ञानश्रयी शाखा को संत काव्य और प्रेमश्रयी शाखा को सूफी काव्य कहा है। तो इन्होंने कहा है, ठीक है ना, राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल और चरण काल में विभाजित किया। राम कुमार वर्मा ने, बात सही है। इन्होंने पूछते करके देखिए, राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल और चरण काल में विभाजित किया है। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास संबंधी ग्रंथ के बारे में हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, और जितने आगे बढ़ेंगे उतने क्वेश्चन लेवल तक रहेगा। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में लिखा गया। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में लिखा गया। और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में लिखा गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भूमिका और उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित हैं। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन पर। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, किंतु वो उक्त तीनों ग्रंथ ऐतिहासिक संबंधित है। और इन्होंने विश्व भारती के गैर हिंदी भाषी साहित्य जिज्ञासुओं को हिंदी साहित्य से परिचय कराने हेतु जो व्याख्यान दिए, उन्हें ही संशोधित परिवर्तित कर हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ तैयार किया है। कह रहे यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास, ये गणपति चंद्र का है। और जो गणपति चंद्र 1665 ईस्वी में गणपति चंद्र हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये 1665 में गणपति चंद्र गुप्त हैं। और संपूर्ण इतिहास के 3 काल में है, प्रारंभिक काल, मध्यकाल। यहाँ पर प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल हिंदी साहित्य के इतिहासों को इन्होंने गणपति चंद्र गुप्त ने बांटा है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1973 ईस्वी में और संपादक हो जाएंगे डॉक्टर नगेद और डॉक्टर हरदयाल, और इसमें 26 विद्वानों का सहयोग लिया गया है। अतः ऐतिहासिक दृष्टि संपूर्ण ग्रंथ में अधोपात नहीं है। और कह रहा है कि यहाँ पे हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 से संबंधित है। लेखक राम स्वरूप चतुर्वेदी। यहाँ पर हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 से संबंधित है। और इसके लेखक राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। और इस ग्रंथ पर 1986 ईस्वी में व्यास सम्मान मिला। अपभ्रंश, यहाँ पर अपभ्रंश पुरानी हिंदी है,
इनका साहित्यिक इतिहास, अपभ्रंश पुरानी हिंदी इनका साहित्यिक इतिहास के बारे में देखेंगे। इतिहास का अनिवार्य अंग, इस मत के समर्थक, देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं उनको देखेंगे। कह रहा है कि अपभ्रंश पुरानी हिंदी है और इसका साहित्य हिंदी साहित्य के विकास का अनिवार्य अंग है। और इस मत के समर्थक श्रीधर शर्मा गुलेरी हैं। और उसके बाद से कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल और राहुल संस्कृत इसको समर्थन देते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के और किसी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और न ही उसे छोड़कर। तो ये बचन सिंह का कथन है। ये किसका कथन है? न तो अनिवार्य रामचंद्र शुक्ल के, न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर दूसरा इतिहास लिखा जा सकता है और न ही उसे छोड़ा जा सकता है। बचन सिंह का ये वचन है। और यहाँ पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है और यहाँ पर ये ग्रंथ है और कह रहे हिंदी साहित्य से संबंधित प्रमुख ग्रंथ को हम लोग देखेंगे। ये हिंदी साहित्य के हम लोग क्या करेंगे? हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ को देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए, इस्तबार द ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी, तो ये गारसाद तासी ने लिखा है। और गारसाद तासी ने और पहला भाग, इसको पहला खंड 1839 में और द्वितीय खंड ये 1847 में प्रकाशित हुआ। और उसके बाद से दूसर के नंबर पर चलेंगे। दूसर का नंबर कह रहा है कि तज़किरा ई शुअराई ई हिंदी, तो ये मौलवी करीमुद्दीन से संबंधित है। और दूसर का मोइनुल करीमुद्दीन से संबंधित है। तो सुअर कौन होता है? ये करियवा नाम का लड़का को लोग बोल देते हैं कि सूर्य हवा का करियवा, ये शब्द को बोल दिया जाता है। तो ये प्रकाशित कब हुआ था? तज़किरा ई शुअराई, तो 1848 में। तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि 48, यहाँ पर देखिए ये 3 नंबर क्वेश्चन, वह तो 1848 में प्रकाशित हुआ था। 3 नंबर कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, भाषा काव्य संग्रह जो महेश दत्त शुक्ल से संबंधित है। तो महेश, भाषा क्या है? भाषा में महारथी रखता है, कौन रहता है? तो भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल, माने कि मैंने सुना है कि महेश भाषा में महारथी रखता है। तो भाषा काव्य संग्रह ये महेश दत्त शुक्ल से संबंधित हो जाएगा और 1873 ईस्वी में इसको हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन पर हम शिव सिंह सेंगर वाले देखेंगे। शिव सिंह सरोज वाले, यहाँ पर शिव सिंह सरोज वाले शिव सिंह सेंगर से संबंधित हो जाएगा 1878 ईस्वी से 1883 ईस्वी में। शिव सिंह सरोज वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो शिव सिंह सरोज ये ग्रंथ का नाम है। ये जो शिव सिंह सरोज है ना, ये ग्रंथ का नाम है। और शिव सिंह सेंगर लिखे हैं, ये 1878 ईस्वी में लिखे हैं। और कहीं कहीं हम लोग को 1883 भी देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों याद रखिए, 1878 या 1883, ये दोनों आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये मर्डर वर्नाकुलर लिटरेचर, ये तो कोई मर्डर करके तो आप गिर जाएंगे। तो मर्डर वर्नाकुलर यहाँ पर 4 जबरहम गिरियन से संबंधित है। और ये 1800 कब लिखा गया था? 1888 में। और 6 नंबर हो जाएगा कि हिंदी कविता रत्नमाला। तो रत्न मान लें कि रत्न का वो अगर माला रहेगा तो निश्चित है कि वो सुंदर रहेगा। तो हिंदी कविता रत्नमाला डॉक्टर श्याम सुंदर दास से संबंधित हो जाएगा और 1904 से 1944 ईस्वी तक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। ये इसके पास मिश्र बंधु विनोद, तो मिश्र सिमिलर वर्ड हो जाएगा। मिश्र बंधु विनोद मैंने मिश्र बंधु विनोद को किसने लिखा है? तो ये मिश्र बंधुओं ने लिखा है, ठीक है ना। तो 1913 हो जाएगा। 1934 पहला भाग 1913 में हो जाएगा और दूसरा का भाग 1934 में हो जाएगा। ये मिश्र बंधु विनोद का हो जाएगा। उसके बाद से कविता कौमुदी में कुछ 138 कवियों का विवरण मिलता है। राम नरेश त्रिपाठी से संबंधित हो जाएगा। ये राम नरेश त्रिपाठी से संबंधित हो जाएगा। प्रथम भाग 1917 में और द्वितीय भाग 1926 में इसका कविता कौमुदी को। तो कविता कौमुदी, तो कविता हम लोग क्या करते हैं?
कविता को कौमुदी मतलब राम नरेश त्रिपाठी। तो हम लोग कविता किसके पढ़ते हैं, तो राम नरेश त्रिपाठी की कविता पढ़ते हैं। किसकी कविता कौमुदी, किसकी ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है, तो राम नरेश त्रिपाठी का। इनका प्रकाशन 1917 में पहला भाग और दूसरा भाग 1926 में हुआ था। और ये सब हम लोग देख लिए इधर वाला। यहाँ पर फिर हम लोग चलेंगे, यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर 9 नंबर देखेंगे। कह रहा है 9 नंबर कह रहा है कि स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो ए स्केच मतलब ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो हम लोग क्या करते हैं, ए स्केच, तो हम लोग ए स्केच से हम लोग क्या करते हैं, ए बी पढ़ते हैं। तो ए बी यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर ए बी, माने कि एडविन गिब्ज 1917। तो हम लोग स्केच से ए बी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एडविन ग्रीब्ज हो जाएगा, ग्रीब्ज 1917 से संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो अगर मान लीजिए कि हिस्ट्री किसकी होती है, तो हिस्ट्री तो एफ जो होता है ना, एफ तो एफ ई के, तो एफ का हिस्ट्री होता है। जो हम लोग रेडियो चैनल चलाते हैं तो वहाँ पर उसका भी हिस्ट्री होता है कि रेडियो कब से स्टार्ट हुआ, उसका भी हिस्ट्री होता है। तो एफ ई के तो 1920 से संबंधित हो जाएगा। ये ब्रज माधुरी सार किससे संबंधित हो जाएगा, तो ब्रज माधुरी सार किससे संबंधित हो जाएगा, ब्रज माधुरी सार। यहाँ पर ब्रज माधुरी सार किससे संबंधित हो जाएगा, ब्रज माधुरी सार किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये वियोगी हरि से। तो ब्रज के लोग वियोगी होते हैं, ठीक है ना, वियोग में रहते हैं। तो यहाँ पर ब्रज माधुरी जो सार ये ग्रंथ लिखा गया है, ये वियोगी हरि के द्वारा लिखा गया 1923 में। और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य विमर्श। तो हिंदी साहित्य विमल किस में मिलता है, तो पान वो खाते हैं ना, तो उसमें। तो पदुमलाल पूनालाल बख्शी ये हिंदी साहित्य विमर्श से संबंधित हो जाएगा। तो ये विमर्श को विमल से डिलीट कर रहे हैं। तो ये हम लोग जो पदुमलाल पूनालाल और बख्शी हो जाएंगे, विमल से संबंधित 1923 से संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना। ये 23, वो भी 23। और यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर हिंदी का संक्षिप्त इतिहास। तो हिंदी का संक्षिप्त इतिहास रहेगा, संक्षिप्त में रहेगा। तो निश्चित है कि चलो यार राम के नाम ले लिए जाए। तो संक्षिप्त नाम राम देखा जाए ना, सबसे अगर संक्षिप्त भगवानों में किसी का नाम है ना, तो राम का नाम है। तो हिंदी का संक्षिप्त इतिहास के बारे में राम को नाम ले लेंगे, तो राम नरेश त्रिपाठी हो जाएंगे 1923। उसके बाद से हिंदी के मुसलमान कवि। तो हिंदी के मुसलमान कवि ये गंगा प्रसाद सिंह अघोरी, ये हिंदी के मुसलमान कवि रहेंगे। तो निश्चित है कि वो गंगा स्नान कराया जाएगा। अगर हिंदी में अगर आपको हिंदी के मुसलमान कवि होंगे तो उनको गंगा स्नान कराया जाएगा। तो निश्चित है कि उनको बहुत सारे चीज़ों को ज्ञान दिया जाएगा, गंगा स्नान कराया जाएगा। तो गंग प्रसाद सिंह अघोरी हो जाएंगे 1926। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास से ये रामचंद्र शुक्ल 1929 में लिखा है। ये 15 नंबर क्या हो जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये रामचंद्र शुक्ल 1929 से संबंधित हो जाएगा। हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य। तो हिंदी भाषा और साहित्य क्या हो जाएंगे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य तो भाषा लिखे हैं और साहित्य भी लिखे हैं। तो निश्चित है कि सुंदर काम किए हैं। तो हिंदी भाषा और साहित्य आ जाएगा, तो डॉक्टर सुंदर दास हो जाएंगे, श्याम सुंदर दास 1930 से हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन रहा है कि हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1930 से संबंधित। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको ट्रिक से क्या है, ये थोड़ा लंबा लग रहा है तो लंबा नाम ले लेंगे। तो हिंदी साहित्य
और उनके इतिहास का विकास, ये लंबा लग रहा है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हो जाएंगे। हिंदी भाषा और उनके साहित्य का विकास। और यहाँ पर हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक, तो विवेचन करना चाहिए हमें, सूर्य के बारे में विवेचन करना चाहिए। तो हमें किसके बारे में विवेचन करना चाहिए, तो हमें सूर्य के बारे में विवेचन करना चाहिए। सूर्यकांत ये शास्त्री हो जाएंगे 1930। और कह रहा है कि हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, तो हिंदी साहित्य का ये संक्षिप्त इतिहास किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये नंद दुलारे वाजपेयी से संबंधित हो जाएगा 1931 में। और हिंदी साहित्य के इतिहास डॉक्टर श्याम यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास किससे संबंधित हो जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास किससे संबंधित हो जाएगा, तो रामाशंकर शुक्ल रसाल से संबंधित हो जाएगा 1931 में। हिंदी साहित्य के इतिहास रामाशंकर शुक्ल रसाल 1931 से संबंधित हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, यहाँ पर देखिए ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिंदी साहित्य का इतिहास ये रामाशंकर शुक्ल से संबंधित हो जाएगा 1934 में। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का सुबोध है ये गुलाब राय से संबंधित है। तो हिंदी साहित्य का ये सुबोध किससे संबंधित हो जाएगा, तो हिंदी साहित्य का सुबोध ये गुलाब राय से। तो सुबह सुबह हम लोग गुलाब को सूंघते हैं, तो हिंदी साहित्य का सुबोध गुलाब राय 1937 संबंधित हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मोटिवेशन में लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किससे संबंधित हो जाएगा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक, हिंदी साहित्य है ना, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो आलोचना राम को भी किया गया था, तो राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। आलोचना जो राम भगवान थे ना उनका भी आलोचना किया गया था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा 1938 से संबंधित हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, ये मोतीलाल मेनारिया है। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा ये मोतीलाल मेनारिया 1939 याद रखिएगा। आलोचना राम को भी किया गया था, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएंगे, ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी 1940 ईस्वी में। तो भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा गया उद्भव और विकास। अगर हिंदी साहित्य के इतिहास हजारी तो 1952 में लिखा गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। और कह रहा है कि हिंदी का रेखाचित्र, हिंदी का रेखाचित्र ये उत्तम चंद्र श्रीवास्तव 1940 हो जाएगा। और आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वार्षणेय से संबंधित 1941 में हो जाएगा। और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी 1942 हो जाएगा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी 1952 से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर 20वीं शताब्दी कहेगा ना, हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी, तो हम दुलारेंगे नंद दुलारे वाजपेयी 1942 20वीं शताब्दी। तो 20 तक हम अपने बच्चों को 20 वर्ष तक अपने बच्चों को दुलारते हैं। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी। उसके बाद से कहते हैं कि कमाओ खाओ, ठीक है ना। तो उसके बाद से हिंदी साहित्य का आद्यकाल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। हिंदी साहित्य का आद्यकाल किससे संबंधित हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित हो जाएंगे। तो 1952 में लिखा गया था हिंदी साहित्य का आद्यकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी के। और उद्भव और विकास जो है ना हिंदी साहित्य का, तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास से हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 1952 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक। और यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा गया था, कब, 1973 में। तो हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा गया था 1974 में। और कह रहा है 32 नंबर देखिए, कह रहा है कि हिंदी साहित्य और शोधना, हिंदी साहित्य और शोधना का विकास ये राम स्वरूप चतुर्वेदी और 1986 के द्वारा लिखा गया था। और हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास,
प्रोफेसर वासुदेव सिंह से संबंधित है। हिंदी साहित्य का ये समीक्षात्मक इतिहास ये प्रोफेसर वासुदेव सिंह से संबंधित है। ये 1993 से संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास प्रोफेसर वासुदेव सिंह 1993 से संबंधित है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये बचन सिंह से संबंधित 1996। और कह रहा है कि हिंदी साहित्य का आधार, यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास कहेगा ना, यहाँ पर थोड़ा नीचे कर रहे हैं मात्र थोड़ा सा, यहाँ पर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हाँ, तो दूसरा इतिहास को बचन सिंह से संबंधित हो जाएगा। और 1996 में लिखा गया। तो दूसरे बच्चों को हम लोग बहुत मानते हैं, तो हिंदी साहित्य इसीलिए हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बचन सिंह ने लिख दिया 1996। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तो आधा इतिहास किसे, तो आधा इतिहास आधे, अरे भाई हम लोग पहला दूसरा तीसरा इतिहास पढ़े, पर अब आधा इतिहास भी आ गया। तो आधा इतिहास सुनने को मिला है, तो उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, आधे इतिहास पर भी हम लोग राज करेंगे। तो ये आधे इतिहास पर भी हम लोग राज किए हैं, ये याद रखना है। पूरा इतिहास मालूम चाहे हो या ना हो, आधा इतिहास अगर मालूम है तो उसको हम अब राज कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ये सुमन राज्य 2002 से संबंधित है। और उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सरल, जो हिंदी साहित्य का सरल ये विश्वनाथ 2007 में लिखा है, सबसे नवीनतम है ये। यहाँ पर ये 2007 उससे भी नवीनतम है। यहाँ पर हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास, हिंदी साहित्य का ये विवेचन परक इतिहास आ जाएगा ना, तो हमें मोहन अवस्थी को याद करना है। और हिंदी साहित्य का परिचायक इतिहास, परिचय तो भागीरथी 2010 से संबंधित हो जाएगा। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास आ जाएगा, ओझल नारी इतिहास, और 1857 से 1947 तो नीरजा माधव 2012 से संबंधित हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास किससे संबंधित है, हिंदी साहित्य का इतिहास ये हेमंत कुकरेती से संबंधित है 2015 में। हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास, हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास ये राजकिशोर शर्मा से संबंधित है, 2019 में लिखा गया था। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ये खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ये ब्रजरत्न दास ये 1941 से संबंधित है। और उसके बाद से यहाँ पर हम लोग कुछ नोट से देखेंगे। कह रहा है कि हिंदी का बृहद इतिहास नगरी प्रचारणी सभा काशी 16 खंडों में प्रकाशित हुआ है, और इनमें 100 से अधिक लेखकों का प्रयोग किया गया है। 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना थी, किंतु उनके 16 भाग ही प्रकाशित हुए। तो ये आप लोग ये सब देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग और पीछे करेंगे, यहाँ पर रीतिकाल वह पर आ गया ना, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये शुक्ला जी सबसे प्रमाणित तो माना जाता है जो काल विभाजन, उनको हम लोग देखेंगे। और यहीं पर हम लोग बंद करेंगे कि वीर गाथा काल क्या हो जाएगा। वीर गाथा काल को आदिकाल कहा जाता है 1050 से 1375 ईस्वी तक, ठीक है ना। तो रामचंद्र शुक्ल ने 4 बराबर भागों में बांटा है वीर गाथा काल, जिसको आदिकाल कहते हैं, और 1050 से 1375। दूसरा का हो जाएगा भक्ति काल, जिसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं, वह 1375 से 1700 विक्रमी। उसके बाद से रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं, 17 से 1900 विक्रमी हो जाएगा। आधुनिक काल हो जाएगा 1984 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। उसके बाद से हजारी प्रसाद का जो काल विभाजन है उसको देख लेंगे। तो हजारी प्रसाद का काल विभाजन ये आदिकाल है, जो 1000, इसको उद्भव का विकास से के नाम से भी जाना। इसका 1000 से 1400 ईस्वी तक होगा। अब भक्ति काल हो जाएगा 1400 से 1700 काल हो जाएगा। और उसके बाद से हम लोग ये देखेंगे यहाँ पर रीतिकाल क्या हो जाएगा। रीतिकाल 1700 से 1900 हो जाएगा। आधुनिक काल 1900 से अब तक हो जाएगा। और डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा हम लोग काल विभाजन देखेंगे। तो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा ये 7वीं सदी से 14वीं सदी के मध्य माना जाता है।
भक्ति काल को 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी तक माना जाता है और रीतिकाल को 7वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी तक मध्य माना जाता है। आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य सब तक माना जाता है और पुनर्जागरण काल कब से सुना जाता है तो भारतेंद्र पुनर्जागरण काल भारतेंद्र काल से 1857 से 1900 तक माना जाता है। जागरण काल हो जाएगा द्विवेदी काल और 1900 से 1800 और छायावाद काल 1918 से ये 38 माना जाता है। यहाँ पर कभी कभी 36 भी माना जाता है, ठीक है ना। ये छायावाद युग। पुनर्जागरण का 1857 से 1900 तक ले जागरण काल हो जाएगा जिसको द्विवेदी काल कहते हैं। तो ये 1900 से 1918 तक। छायावादी काल 1918 से 36 तक माना जाता है, यहाँ पर 38 लिखा है। और उसके बाद से यहाँ पर योगवाद को माना जाता है। हम लोग क्या मानते हैं 1938 से 1953 ईस्वी तक और नव लेखन काल 1953 से अब तक माना जाता है। ये प्रथम कवि कौन कौन से मानते हैं उन लोग को देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जल्दी प्रथम कवि किसको कौन मानते हैं। तो प्रथम कवि ये जो पुष्य और पुंड को शिव सिंह सेंगर मानते हैं। शालिभद्र सूर्य को गणपति चंद्र मानते हैं और स्वयंभू को राम कुमार वर्मा मानते हैं और सरापा को राउत संस्कृत्यायन मानते हैं और अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं और मुंज को कौन मानते हैं तो मुंज को हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। मुंज को और यहाँ पर मुंज कवि और भोज को चंद्र सरसन कुरलेरी और रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। विद्यापति बच्चन सिंह मानते हैं इनको हिंदी का प्रथम। यहीं पर हम अपने वाणी को विराम कर रहे हैं। अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। जय हिंद जय भारत। हम अपने वाणी को यहीं पर